हामिद मीर पाकिस्तान का एक काफी प्रतिष्ठित पत्रकार समझा जाता है। मतलब ये कि पाकिस्तान वाले इसे अपने यहाँ का हीरो मानते हैं, भाई हमारे यहाँ का बड़ा पत्रकार है। 8.6 मिलियन इसके यूट्यूब पे ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं। हामिद मीर ने अपनी तरफ से फोटो साझा करते हुए पाकिस्तानियों को सूचना दी। क्या सूचना दी? कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में डॉग फाइट हुई, दोनों तरफ के एयरक्राफ्ट आकर के लड़े, जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत को डिफीट दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट को अखनूर रेंज के अंदर, जो कि भटिंडा के पास है, और साथ में एक यूएवी यानी कि ड्रोन को भी एलओसी के नजदीक, जो कि पलवामा के नजदीक है, वहां मार गिराया। इन भाई साहब ने तस्वीर डाल करके ये बात लिख डाली। लोगों ने इनकी तालियां बजा दी। 1 मिलियन तक व्यू पहुंच गए। पाकिस्तानियों को सुबह सुबह पोषण मिल गया। सुबह 4 बजे पाकिस्तानियों को हामिद मीर का ट्वीट मिल गया कि वाह, हमको तो सुबह सुबह ही भोजन मिल गया है। ऐसे में इसको फिर ट्विटर ने टैग करके कहा कि भाई साहब ये फेक न्यूज है, आप जो इमेज शो कर रहे हैं ये पुरानी इमेज है, और बाकायदा पुरानी इमेज टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज है। अब वो टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज क्या है? तो यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की इमेज का यहां पर लिंक दिया गया, बाकायदा ये बताते हुए कि ये मिग विमान के गिरने की है, जो कभी पिछले साल बाड़मेर में गिरा था। आप किस चीज को शो कर रहे हैं? तो इनका ये फेक खुद ट्विटर ने ही टैग कर दिया। ट्विटर रीडर्स को अपनी तरफ से एक इंफॉर्मेशन जारी कर रहा है, वो आधी लड़ाई खुद से लड़ ले रहा है। फिर इन भाई साहब ने थोड़ा सा सुबह होश आया, आते ही फिर इन्होंने एक और ट्वीट टिकाया, 5 डाउन। इससे लोगों को लगने लगा अरे यार भाई साहब, मतलब भाई मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तो तहलका मचा रखा है, धड़ाधड़ भारत के इंडियन एयरफोर्स के विमान गिरा रही है। जैसे ये लाइन लिखी हुई आई, फिर से इसको नोट मिला, इसने इसको डिलीट मार दिया। दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल, हटा दिया इसने, इस पोस्ट को ही डिलीट मार दिया, क्योंकि इसे पता था कि फिर से इसको ट्रोल कर दिया जाएगा। फिर हामिद मीर निकल कर आते हैं, और हामिद मीर इस बार एक नया शिगुफा चलते हैं। और ये मैं कल से 2-3 दिन से लगातार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग पाकिस्तानियों के जाल में मत फंस जाइएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है कि हम कई बार सरकार का विरोध करते करते सेना का विरोध करने लगते हैं। हम सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। हमें लगता है कि ये सरकार तो हमने नहीं चुनी थी, अब ये देश सरकार अगर कुछ कर रही है तो ऐसे में इसकी कुछ खामियां निकालनी है कि देखो इसके चलते इतने विमान गिर गए होंगे, इतनी सैनिक मर गए होंगे, शहीद हो गए होंगे, तो उन न्यूज को निकाल के लाओ, दिखाओ कि देखो ये सरकार क्या कर रही है। ऐसी जो भक्तियां हैं कई बार वो गलतियों की तरफ चली जाती हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, एक कोई इंडियन हैंडल है, और इंडियन हैंडल है तेजस्वी प्रकाश करके। ये सिंपैथाइज कर रहे थे इस बात से, किस बात से? कि भाई हमने तो सिंदूर किया था, लेकिन ब्लडी पाकिस्तानियों ने हमारा एक राफेल और सुखोई 30 अखनूर के पास मार गिराया है और डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को। अब आप सोचने की बात है, अगर एक इंडियन हैंडल कोई खबर डाल रहा है, तो इंडियन हैंडल अगर खबर डाल रहा है तो ज्यादा सही मानी जाएगी। भाई पाकिस्तानी हैंडल पाकिस्तान की खबर डाले तो हम मानते हैं ना कि इन्होंने डाला है तो इनकी तरफ से सही खबर होगी। इंडियन हैंडल इंडिया की खबर डाल रहा है, वो भी फेक डाल रहा है, तो सोचकर देखने वाली बात है कि ये कितनी गलत होगी। आपको इसीलिए मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि जब तक वेरीफाइड जानकारी आपके पास ना आ जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ना आ जाए, भारत की सरकारी मीडिया के थ्रू ना आ जाए, या फिर पीआईबी के थ्रू ना आ जाए, आप उन्हें शेयर मत करिए। यह समय आपके अति उत्साह में गलती करने का नहीं है, कुछ ऐसी जानकारी साझा करने का नहीं है जो सेना का मोराल डाउन करे, या फिर मोराल तो छोड़िए, उनके परिवारजनों को चिंता में इस बात के लिए डाल दे जो कि फर्जी खबर है। घर वाले इस बात से चिंतित हैं कि साहब ये हो क्या रहा है, पता चल रहा है कि फर्जी खबर चल रही है ना। इन भाई साहब ने डाला तो हामिद मीर को लगा कि चलो कोई तो इंडियन हैंडल आया जो कि मेरी बात कर रहा है। इन्होंने बकायदा इस बात को कंफर्मेशन में दिखाते हुए मैसेज किया कि देखो साहब कंफर्मेशन है, मैं जो कह रहा था उसका कंफर्मेशन इंडिया से भी आ गया है। भाई साहब इंडिया से कंफर्मेशन आ गया, ये पत्रकार महोदय यहां से ये बात लिख देते हैं। इस पर फिर से ट्विटर इनको पकड़ लेता है, और फिर पकड़कर कहता है कि एक तो भाई साहब सुनो, इन्फॉर्म्ड रहो, स्टे इन्फॉर्म्ड, मिस इन्फॉर्म्ड मत रहो, गलत सूचनाएं तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तुम जो फोटो बार बार दिखा रहे हो ये 2021 की है, मिग 21 विमान के गिरने की है। ये तुमने फिर से, और ये फोटो जो है ना ये सितंबर 2024 के अंदर भी तुम्हारे द्वारा साझा की गई थी, और बकायदा इस पर इस बार ट्विटर ने टैग कर दिया कि तुम यार सेकंड बार फिर से गलती कर रहे हो, इट इज सेकंड टाइम यू आर पोस्टिंग ओल्ड फेक न्यूज। मतलब इस आदमी ने हद ये दर्जे की कर दी। देखो आप 1.2 मिलियन रीच इसके इस वाले ट्वीट की है, इससे पहले वाले ट्वीट पे इसकी 1 मिलियन रीच है, हर जगह इसकी रीच इतनी है, तो पाकिस्तानियों को तो पोषण मिल रहा है कि भाई हामिद मीर की पत्रकारिता चल रही है। इसका कोई बड़ा न्यूज चैनल भी है, मैं नाम भूल रहा हूं, तो ये मतलब इसकी न्यूज चल रही है, तो पाकिस्तानी एकदम खुश हो रहे हैं। ट्विटर पकड़ पकड़ कर लेकर आ भाई, तुम जो फोटो डाल रहे हो पुरानी फोटो है यार, तुम जो फोटो डाल रहे हो, देखो सितंबर 2024 की इंडियन एयरफोर्स का मिग 29 क्रैश हुआ था राजस्थान के बाड़मेर में, तुम उसकी फोटो डाल रहे हो। ये तस्वीर निकाल करके ट्विटर ने पकड़ा दी कि ये न्यूज है भाई, तुम फर्जी न्यूज मत डालो। एक न्यूज जो तुमने डाली है, तस्वीर जो तुमने डाली है वो 21 मई 2021 की है, जब भारत का मिग 21 बाइसन जो है वो गिर गया था, तुम उसकी फोटो डाल रहे हो। तुम पुरानी फोटोज को निकालकर आज बता रहे हो कि पाकिस्तान ने क्या कारनामा कर लिया है। बातों में ही जीतना चाहते हो क्या? वाकई में अगर है तो अपने यहां से आतंक का खात्मा करो, ताकि तुम्हें इतनी जलालत दुनिया के सामने ना झेलनी पड़े। तो इस तरह से यहां पे चलने लगा। फिर एक और पाकिस्तान का हैंडल आता है, और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझसे भी कई मेरे जानने वालों ने पूछ लिया, यार ये फाइटर जेट गिरने की खबर जो आ रही है, दबे कान सुन रहे हैं कि ये सही है क्या? क्यों? क्योंकि उन तक ये जहर झूठ का जो है ना वो पहुंचा दिया गया है। इसलिए हमें ये सेशन करना जरूरी हुआ कि आप इस झूठ से बचें। पाकिस्तान के एक और हैंडल ने प्रूफ शेयर करते हुए दिखाया कि देखो ये भारत का मिग है जो उड़ रहा है, और इसके पीछे देखो पाकिस्तानियों के गोले चल रहे हैं, इस तरह लगातार बंबार्डमेंट हो रहा है, और इस बंबार्डमेंट के अंदर हमने मिग मार गिराया है। ये वीडियो गेम था भाई। यहां पर आप देखिए राफेल, फिर से यहां पर एक वो डाला गया कि ये ओल्ड वीडियो है जो यूट्यूब से उठाया गया है, ये ट्विटर कर रहा है हमारे हिस्से का काम। मतलब आप सोचिए
अगर हम इन सबको फेक बता रहे होते तो पाकिस्तानी हम पर ही ये सवाल खड़ा कर देते कि हाँ हाँ तुम तो झूठ ही बोलोगे। अरे हम नहीं बोल रहे हैं भाई, ट्विटर उठाकर बोल रहा है कि तुम पुराना वीडियो यूट्यूब से उठाकर ले आए हो जिसको डाल करके दिखा रहे हो कि कुछ करामात कर दिया है। अर्थात अब पाकिस्तानी दिखा रहे हैं कि हमने डबल चेक कर लिया है, हमने एक इंडियन फाइटर जेट को मार गिराया है, ये राफेल हो सकता है। इनको राफेल से इतनी टेंशन है, होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इनके घर में जो कलेश मचाया है ना वो राफेल नहीं मचाया है। राफेल को बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं कि साहब हमने राफेल मार गिराया, राफेल मार गिराया, उसके पीछे की कहानी जान लो। कहानी क्या है कि जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के ये गोले गिरे हैं ना, उनमें एक तो हैमर बम है और एक स्कैल्प मिसाइल है। ये हैमर बम और स्कैल्प मिसाइल जाकर के पाकिस्तान में जो गिरी है, एक बहुत बड़ी सुर्खी यहां पर आप लोगों को और जाननी चाहिए जिससे आपको ये प्राउड फील हो। प्राउड किस बात का? अभी तक हमारी जितनी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुई थी। पाकिस्तानी लोग और मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग दबे कान ये मानते थे कि कोई बात नहीं, इंडिया ने तो इंडिया में ही गोला चलाया है। क्यों? क्योंकि हमने तो जबरन उस पर कब्जा कर रखा है, इंडिया वाले अपने ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में गोला चला रहे हैं, बॉर्डर का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। तो वो बेचारे डांट खाकर के भी अंदर शांत रहते थे, दबे मुंह कि कोई बात नहीं, इंडिया वाले तो अपने पर चला रहे हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर गोला चलाया। आप पूछेंगे ये कैसे? बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जाकर गोला चलाया। दो यहां पर बड़े मैसेज निकलते हैं। पहला, पाकिस्तान जो अक्सर ये कहता था कि हमने बिल्कुल पूरी तरह नोटम जारी कर दिया है, हमने रडार लगा दिए हैं, यहां पर कोई भी फाइटर जेट आएगा हमें पता चल जाएगा, कोई सिस्टम काम नहीं किया। हमने पाकिस्तान बॉर्डर में पंजाब के अंदर घुसकर बहावलपुर में, जहां पर आतंकियों का मौलाना मसूद अजहर का गढ़ था, जहां पर उसने खुद स्वीकार किया कि मेरे 10 परिवारजन मर गए हैं, हम उसके जाकर हमला करके आए। तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर अगर हम गए हैं, हमारा गोला हमने फेंका है, हमने मिसाइल अगर फेंकी और उसको कोई नहीं पकड़ पाया है, तो इसका मतलब उस मिसाइल में, उस गोले में कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी को ट्रैक ही नहीं हुई कि ये क्या हुआ। हम अपनी तरफ से केवल ये कह सकते हैं कि मसूद अजहर से पूछ लो कि भैया तुम्हारा कोई लॉस हुआ है क्या? वो खुद बोल रहा है कि मेरे परिवार के 10 लोग मर गए। ठीक है, तो ऐसे में मसूद अजहर तक ये मिसाइल जो पहुंची है, ये पहुंचाने वाला कोई और नहीं, अपना राफेल ही है। असल में हमने यहां पर जो मिसाइल चलाई थी वो स्कैल्प मिसाइल थी, और स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानी जाती है। ये 250 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है और ये डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज रखती है, बहुत गहराई तक जाकर मार करने वाली मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के द्वारा स्कैल्प और हैमर मिसाइल चलाई गई। मतलब हमने यहां पर राफेल का बहुत यूज किया है। स्कैल्प का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ये मतलब फुल फॉर्म जो इसका दिया हुआ है वो फ्रेंच में है। आप इसके कोड नेम से समझते हुए ये समझिए कि ये जीपीएस और आईएनएस टेक्नोलॉजी से लिंक है। मतलब इसके अंदर लोकेशन टैग की जा सकती है। ये खुद मिसाइल उड़ने की कैपेसिटी रखती है। मिसाइल इटसेल्फ ऐसा लगता है जैसे कि कोई हवाई जहाज हो, खुद उड़ करके ग्लाइड करके पहुंचने की क्षमता रखने वाली मिसाइल है ये। इसमें ही खुद में डायरेक्शन सिस्टम लगे हुए हैं। मतलब आपने चला दी, इसका मतलब नहीं है कि वेस्ट हो गई, आपने लोकेशन डाली तो ये उड़ करके खुद अपना रास्ता खोजेगी। और रडार के अंदर अगर आप इसको चलाकर छोड़े हैं तो रडार की क्या होता है ना, रडार है क्या? रेडियो डिटेक्शन एंड इमेजिंग। रेडियो वेव्स जाती हैं, जाकर टकराती हैं, टकराकर जब लौटती हैं तो रडार को पता चलता है कि ऊपर से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकला है। ये क्या करती है कि उस रडार की रेडियो वेव्स को ही सोख लेती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की तरह इसके अंदर सिस्टम लगा हुआ है। इसका अपर्चर साइज बहुत छोटा है, तो पहले तो ये वैसे पकड़ में नहीं आती, दूसरा रेडिएशंस को ये स्टेल्थ के माध्यम से खींच लेती है। तो ऐसे में रेडिएशंस का लौट कर आना पता नहीं चलता। इसको बकायदा फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर के डेवलप किया था, और ये हवा से सरफेस में चलाई जाने वाली क्रूज मिसाइल, मतलब सीधी जाकर धार से मारने वाली, सबसोनिक है, आवाज की गति से थोड़ा धीरे जाती है। ये चाहे बंकर बने हुए हो, चाहे रनवे हो, कमांड सेंटर हो, ऐसी जगह पर जाकर के अटैक करने की क्षमता रखती है। मतलब ये वो मिसाइल है जो गुप्त तरीके से प्रवेश कर सकती है, यानी कि चोरी छुपे उड़कर जाने के लिए जानी जाती है। इसको रडार नहीं पकड़ सकता। 560 किलोमीटर दूर भी अगर दुश्मन का ठिकाना हो, अभी तो हमने 100 किलोमीटर मारा है, ये वहां जाकर के भी मार सकती है। मतलब इसके अंदर ये जो आईएनएस सिस्टम लगा है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो इसमें लगा है, ये इसका शुरुआत में जब ये चल रही होती है उस समय उड़ान का रास्ता तय करने में मदद करता है कि चल भाई उड़ती रहे और उड़ करके पहुंच जा। जीपीएस इसको टारगेट की लोकेशन को अपडेट करने में, जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, अब आपने जब चलाई तब तक वो थोड़ा आगे निकल गया, आपने चलाई इधर के लिए, वो चल के आगे चला गया, तो आप उसकी लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। जैसे उबर और ओला पे आप करते हैं कि मुझे यहां नहीं यहां जाना है, तो फिर गाड़ी वाला आपको वहां ले जाता है। ऐसे इसके चलते हुए इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो कि यार यहां नहीं, यहां चल के जाके यहां मारना है। तो ये इस तरह से चलती है। इसके अंदर टेरेन प्रोफाइल की मैचिंग, यानी कि जमीन के नक्शे से मिलान करके ऊंचाई और दिशा को ये एडजस्ट कर लेती है। मान लीजिए ये उड़ रही है, अचानक इसके सामने कोई हिल टेरेन आ गया, इसको लग रहा है कि मुझे चलाया तो वहां के लिए गया था, बीच में ये हिल आ रहा है, तो ये खुद से खुद को एडजस्ट करके फिर से वहां जा सकती है। मतलब ये अपने आप में एक ड्रोन है, एयरक्राफ्ट से चलाया गया एक ड्रोन जिसमें बम लगा है, 1300 किलोग्राम सामग्री लेकर के ये फट सकता है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टर्मिनेंस गाइडेंस लगी है, मतलब आखिरी सेकंड में टारगेट की तस्वीर से पहले ये मिलाता है। मतलब जैसे फिल्मों के अंदर देखते हैं ना, आपने किसी क्रिमिनल को मारने के लिए कोई आदमी भेजा कि भाई इसको मार करके आना है, शूटर गया है, शूटर पहले मैच कर रहा है, अच्छा यही था ना, मिला लिया पहले, हाँ हाँ यही था, चलो मार दो। मतलब इसमें आप पहले ही प्री लोडेड इंफॉर्मेशन मार रहे हो कि यहां ये दिखे तो ही फटना, अदरवाइज मत फटना टाइप से। खैर नहीं फटने वाली सिचुएशन तो नहीं होती होगी। कुल मिलाकर के ये सटीकता को इतना अच्छे से करके आती है। इसका मतलब ये इतना ज्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम है कि इसको आपने टारगेट दिया तो ये टारगेट पर जाएगी, और चूंकि ये ड्रिल कर सकती है, इसके जो आगे का हिस्सा है ना, वॉरहेड का जो पहला हिस्सा है, वो बाहर की संरचना पर हमला करता है, और वो कंक्रीट और स्टील का, इसीलिए आपने देखा होगा बहावलपुर हो या मुजफ्फरपुर, यहां पर जब जाकर के बम
बम फटे हैं तो छतों में छेद है, पहले कंक्रीट की दीवारों में छेद है, उसके अंदर घुसकर फिर ये फटे हैं। तो इसका पहला हिस्सा जो है ना वो बाहर के स्टाइल्स को तोड़ता है और दूसरा हिस्सा अंदर जाकर फटता है। इस प्रकार से ये दो सिस्टम में हमला कर आती है। ये है वो मिसाइल। तो अपने आप में ये मिसाइल स्कैल्प मिसाइल हमने फ्रांस से लिया। हमने केवल फ्रांस से राफेल नहीं लिया है, हमने उसके साथ ये मिसाइलें भी ली हैं। इसीलिए राफेल की कीमत 750 करोड़ के आसपास जो रेट दिखाई जाती है, लेकिन इंडिया को वो जो महंगे पड़े, लगभग डबल प्राइसेस में, लगभग 2-2.5 गुना प्राइसेस में जो पड़े, उसके पीछे का रीजन था हमने उनसे इसका आर्सेनल भी परचेज किया है जो राफेल से फेंका जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो हमने बम फेंका वो था हैमर बम। अब ये हैमर बम क्या है? ये हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूटेशन एक्सटेंडेड रेंज वाला मिसाइल सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी गाइडेंस और रॉकेट मोटर को जोड़कर बनाया गया बम है और ये भी हाई प्रिसीजन के साथ जाकर के फटने वाला बम है। इसको भी फ्रांसीसी कंपनी सेफ्रॉन के द्वारा विकसित किया गया है। ये 70 किलोमीटर दूर से जाकर के, तो हमने जो नजदीक के एरिया में 20-30 किलोमीटर की रेंज में जो बम फेंके हैं वो हैमर बम है। और ये भी जीपीएस और लेजर गाइडेड सिस्टम से, कि हमने पहले लेजर से निशाना लगाया कि वहां जाओ तो ये वहीं जाकर के फट रहा है। इसमें भी वही जीपीएस के सिस्टम लगे, ये कम दूरी के लिए। तो हैमर कम दूरी पर मार करने वाला हुआ और स्कैल्प 560 किलोमीटर तक मार करने वाला हुआ। इस प्रकार से हमने इन दोनों को राफेल से फेंका। इस वजह से ये राफेल के बारे में सूचना सुनना चाहते हैं कि राफेल को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, वो हमें अंदर तक तबाह कर गया। हमने खरीदा, हमने राफेल का उपयोग किया, इनको बता दिया कि हमारे पास क्या सिस्टम है, हम अपने बॉर्डर में अपनी सीमा में रहकर ही उनको इतना दूर तक नुकसान पहुंचा सकते हैं इन दो बम की वजह से, जिसके चलते हमने जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को इतना जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर राफेल ने अपनी जो सिद्धि है वो साबित कर दी है। अब तो हमारे राफेल के साथ साथ राफेल एम भी जुड़ रहा है, यानी कि अब हम हवाई जहाज को पानी से भी उड़ा सकेंगे, क्योंकि हमने जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके लिए भी राफेल एम परचेज कर लिए हैं 2028 तक। हालांकि वो हमारे पास होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए राफेल इस युद्ध में अपनी महारत सिद्ध कर रहा है। 2016 में जो हमने राफेल परचेज किए थे उसने ऑपरेशन सिंदूर से उद्घाटन कर लिया है।